हेलो गाइस, अपन बात कर रहे थे आरएनएस इक्वेशन की और लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने बात किया था आरएनएस इक्वेशन को एक्चुअली डेवलप किया था k बराबर a e की पावर माइनस e अपॉन rt। k बराबर a और e की पावर माइनस e अपॉन rt। इसको अपन ने बोला था रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट, और ये आरएनएस कांस्टेंट था या इसका दूसरा नाम था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, पूर्व चरघातांकी गुणक। e चरघातांकी पद था एक्सपोनेंशियल टर्म, और ये था एक्टिवेशन एनर्जी, और r यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और t था टेम्परेचर। जब भी कैपिटल T लेते हैं तो आप केल्विन के अंदर बात करते हैं। क्लियर? अब देखिएगा यहां जो आरएनएस कांस्टेंट a था उसको अपन ने दो फैक्टर्स को मिला के बोला था। एक अपने पास था कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर। यहां पर एक मिसकंसेप्ट होता है बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि जो आरएनएस फैक्टर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है, क्योंकि बहुत बार इसका एक गलत नाम दे दिया जाता है जिसको बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बस सच बात यह है कि आरएनएस फैक्टर जो है वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं होता। आरएनएस कांस्टेंट के अंदर कोलिजन फ्रीक्वेंसी और एक दूसरा जो कोफिशिएंट है प्रोबेबिलिटी फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होता है। क्योंकि अगर हम सोचें, देखिएगा यहां से अगर मैं आरएनएस कांस्टेंट को कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलता हूं तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि यहां पर अपन ने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भरे, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इनकी पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो एक सेकंड में होने वाले कोलिजन्स, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो पर सेकंड नंबर ऑफ कोलिजन, टक्करों की संख्या जो है वो बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ जाएगी। अगर इसी को मैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी कह दूं तो टेम्परेचर बढ़ाने से, समझना, टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो गैस के जो पार्टिकल है, रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैसियस रिएक्शन पर लेके चलते हैं। क्योंकि मैंने आपको बोला आर्नियस थ्योरी तभी एप्लीकेबल होती है जब रिएक्टेंट आपके गैसियस हो। तो जब ये पार्टिकल आपस में कोलाइड करेंगे, गैसियस पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो इनके अंदर जो कोलिजन्स है उनकी संख्या बढ़ जाएगी, रैंडमनेस भी बढ़ जाएगा, प्रति सेकंड जो टक्करों की संख्या है वो बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। बट अब यहां पर देखने वाली बात यह है, टेम्परेचर बढ़ाने से ये चीज बढ़ गई, ठीक है, इस पर क्या फर्क पड़ेगा ये मैं अकेला एफ देख के नहीं कह सकता। मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो हेड ऑन कोलिजन की जो संभावना थी, पी हमारे को क्या बताता है, हेड ऑन कोलिजन, जो आमने सामने वाली टक्करें हैं उसकी परसेंटेज या उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्लियर, इसको बताता है। और आप खुद सोचिए कॉमन सेंस से कि रैंडम मोशन जितनी ज्यादा होगी, हैप्पीजैड मोशन, ये जिगजैग मोशन की संभावना जितनी ज्यादा होगी, नो डाउट आमने सामने आने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जल्दी जल्दी मूवमेंट करेंगे तो उनके कोलिजन्स की संख्या बढ़ जाएगी। एट द सेम टाइम कोलिजन की संख्या बढ़ जाएगी, पार्टिकल्स और ज्यादा ऊट-पटांग मूवमेंट करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, तो उनके अंदर आमने सामने आने की जो संभावना थी, प्रोबेबिलिटी फैक्टर था, वो और डिक्रीज हो जाएगा। यानी हेड ऑन कोलिजन है, आमने सामने की जो टक्कर थी उसकी संभावना और कम हो जाएगी। तो व्हाट विल हैपन, टेम्परेचर बढ़ाने से जिस अनुपात में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि जिस अनुपात में टक्करें बढ़ेगी उसी अनुपात में रैंडमनेस भी बढ़ जाएगी। क्योंकि पहले एक पार्टिकल यहां जाके टकरा रहा था, अब मान लीजिए यहां और यहां पहुंचने के बीच में उसने दो टक्करें कर दी, तो जितनी ज्यादा कोलिजन्स होगी पार्टिकल की जिगजैग मोशन, रैंडम मोशन उतनी बढ़ जाएगी, और जितनी ज्यादा रैंडमनेस आ जाएगी, ऊट-पटांग मोशन आ जाएगी, आमने सामने आने की संभावना उतनी कम हो जाएगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो कम हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, प्रोबेबिलिटी फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखें ये बढ़ा टेम्परेचर बढ़ाने से और प्रोबेबिलिटी फैक्टर उतना ही घट गया, तो ओवरऑल ये जैसे टुकड़ा किया
तो ये आधा हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। सेम उसी प्रकार तो ये जो आपका आरएनएस कांस्टेंट है ये क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ये एक बहुत प्यारा सा एक्सप्लेनेशन है कि ए के अंदर फ्रीक्वेंसी होते हुए भी, है ना, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ये इसका लॉजिकल रिप्लाई है कि जो आरएनएस कांस्टेंट है वो खुद कोलिजन फ्रीक्वेंसी नहीं है, आरएनएस कांस्टेंट का एक पार्ट है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है उसको मिला के अपन आरएनएस कांस्टेंट बोलते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से एक फैक्टर बढ़ता है, दूसरा फैक्टर घटता है, ओवरऑल दोनों का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है। इसलिए अपन बोलते हैं कि आरएनएस कांस्टेंट, ये बहुत जगह मिसकंसेप्ट होता है, कई लोग आरएनएस कांस्टेंट को टेम्परेचर से कनेक्ट करते हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको बहुत कम जगह मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर बढ़ाने से आरएनएस कांस्टेंट चेंज नहीं होता, क्योंकि दो चीजें, एक घट रही है एक बढ़ रही है, जितनी ये बढ़ रही है उतनी ये घट रही है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज पे डिपेंड कर रही है, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आरएनएस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कभी डिपेंड नहीं करता। तो मुद्दा ही आता है आरएनएस कांस्टेंट डिपेंड किस पे करता है, सिर्फ एक चीज पर, रिएक्टेंट पर, रिएक्टेंट की नेचर पर। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट बदल दिए A+B कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट आपने चेंज कर दी, रिएक्टेंट चेंज कर दी तो रिएक्शन ही चेंज हो जाएगी। अगर आप रिएक्टेंट चेंज नहीं करेंगे तो रिएक्टेंट के अलावा आप कोई भी चीज, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, जितने भी फिजिकल पैरामीटर है वो चेंज करोगे। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आरएनएस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता। चेंज सिर्फ तभी होगा जब आप रिएक्टेंट बदल दोगे, रिएक्टेंट बदल दोगे यानी रिएक्शन दूसरी हो जाएगी। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आरएनएस कांस्टेंट कभी भी चेंज नहीं होगा, रिएक्टेंट अलग हो जाएंगे तो आरएनएस कांस्टेंट अलग हो जाएगा। क्लियर, ये बात ध्यान से समझिएगा। इसलिए इसको अपन ने बोला आरएनएस कांस्टेंट। तो ये इसकी बात हुई कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। किससे नहीं करता, पूरी डिटेल अपन ने बात करी। अब देखिएगा, तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें, यानी एक पर्टिकुलर रिएक्शन विशेष की बात करें, तो ये हमारा ऑलवेज कांस्टेंट हो गया। अब इसके अंदर दो चीजें बचती है, इसके अलावा किसी भी रिएक्शन को प्रभावित करने वाली, रिएक्शन की रेट को प्रभावित करने वाली, कि रिएक्शन स्लो हो गई है फास्ट। मैंने आपको बोला था कि जो रिएक्शन की रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के होती है। हमेशा ध्यान रखना, के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगी। रेट और के एक तरीके से कई मायनों में अपन सेम ही मान के चल सकते हैं, के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। क्लियर? तो मैं बोलूं कि के को इफेक्ट करने वाले इस फॉर्मूले के अंदर बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्चुअली, और भी बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स में ये इंटरकनेक्ट होता है, तो ध्यान से समझिएगा। मैं बोलूं कि यहाँ पर ए तो परमानेंट कांस्टेंट हो गया, तो रिमेनिंग मेरे पास दो चीजें बचती है। एक तो बचती है एक्टिवेशन एनर्जी और एक मेरे पास बचता है टेम्परेचर, क्योंकि ई एक कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल टर्म बोलते हैं, फिक्स वैल्यू होती है। आर भी एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और यूनिवर्सल कांस्टेंट वही होता है जो किसी भी फिजिकल पैरामीटर से चेंज नहीं होता, पूरे यूनिवर्स में फिक्स होता है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ए मैंने ऑलरेडी कांस्टेंट बोल दिया। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, एक तो एक्टिवेशन एनर्जी और एक टेम्परेचर। इन दोनों चीजों पर के आपका डिपेंड करता है। कैसे करता है बात करते हैं, के बराबर ए अपॉन ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? ये फॉर्मूला अपने को बताता है क्या, कि दो चीजें, एक तो आप बात करें एक्टिवेशन एनर्जी आपने बढ़ा दी या घटा दी तो इस पर क्या फर्क पड़ेगा, हम कैलकुलेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। और एक मैं टेम्परेचर घटा दिया या बढ़ा दिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, दूसरी हम दो चीजें चेक कर सकते हैं। अब मुद्दा यह है कि ये दोनों जो फैक्टर्स हैं, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, इन दोनों का ही इफेक्ट अपन देखेंगे, और दोनों को बदलने से के कैसे बदलता है और के बदलने से रिएक्शन का रेट कैसे बदलता है, ये अपन देखेंगे। ये अपना आज का टॉपिक है कि टेम्परेचर चेंज करने से कैसे के बदलेगा और टेम्परेचर चेंज करने से कैसे के बदलेगा यानी रेट बदलेगी। क्लियर? अब देखिएगा, यहां पर एक बात ये जानना जरूरी है, ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको ग्राफ में बताया था, जानना ये जरूरी है कि ये किससे इफेक्ट करता है। ध्यान से समझिएगा, आपको मैंने ग्राफ में बताया था, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन के ग्राफ के अंदर, ये इधर आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है बच्चे, ध्यान से समझिएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी है, और मैं कोई भी रिएक्शन ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने एक्सोथर्मिक की ले ली, मैंने बोला था कि इस
स्टार्टिंग पॉइंट से अगर नीचे आ जाता है एंड पॉइंट, तो इसको एक्सोथर्मिक बोलेंगे, क्योंकि ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, ये आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट है, ये आपको बोला था थ्रेशोल्ड एनर्जी, इसको मैंने बोला था ई थ्रेशोल्ड, और जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ये जो एनर्जी चाहिए इसको अपन ने बोला था ईए, एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर? ये जो एक्टिवेशन एनर्जी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी चेंज किससे होती है? बात बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। एक्टिवेशन एनर्जी एक्चुअली रिएक्शन की मैकेनिज्म पर डिपेंड करती है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगर कोई एक ही रिएक्शन है, उस रिएक्शन का रिएक्शन करने का जो मैकेनिज्म नहीं चेंज कर रही और आप सिर्फ फिजिकल पैरामीटर बदल रहे हो, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, तो एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर उस रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आपस में कोलाइड करने का पैटर्न बदल रहे हो किसी भी तरीके से, अगर आप तरीका बदल रहे हो रिएक्शन को, तरीके को अपन मैकेनिज्म नाम दे देते हैं, टेक्निकल नाम, तो मैं बोलूं किसी भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन में रिएक्शन के होने का पैटर्न अर्थात रिएक्शन मैकेनिज्म अगर आप नहीं बदल रहे हो तो ये चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, जितने भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनसे, कंसंट्रेशन, उन सब से कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं होती। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होती है सिर्फ रिएक्शन होने के पैटर्न को बदलने से, और रिएक्शन के होने का पैटर्न बदलता है सिर्फ एक ही चीज, वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की डेफिनेशन यही होता है कि कैटलिस्ट रिएक्शन को इस तरीके से उसकी मैकेनिज्म को अल्टर करके, मैकेनिज्म को चेंज करके संपन्न कराता है ताकि उसका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाए और रिएक्शन जल्दी कैरी फॉरवर्ड हो जाए, रिएक्शन फास्ट हो जाए। कैटलिस्ट जब मैं बोल रहा हूं तो पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलना है। तो कैटलिस्ट का काम है मैकेनिज्म को बदलना, रिएक्शन के होने के तरीके को बदलना। जब मैं कोई केमिकल रिएक्शन है विदाउट कैटलिस्ट कराता हूं तो उस रिएक्शन के होने का तरीका अलग होता है, और जब विद कैटलिस्ट कराता हूं तो रिएक्शन के होने का तरीका अलग होता है। बताऊंगा कैसे अलग तरीका होता है, लेकिन ये काम कैटलिस्ट का है। अगर किसी एक रिएक्शन में आपने कैटलिस्ट नहीं मिलाया, सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर इत्यादि चेंज करके देख रहे हो, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, जो फिजिकल पैरामीटर है वो चेंज करके देख रहे हो, आपने कैटलिस्ट नहीं मिलाया तो रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बदलेगा, और मैकेनिज्म नहीं बदलेगा तो ध्यान से सुनना, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चेंज होगी, यानी ये रिएक्शन का जो पैटर्न है ये चेंज नहीं होगा, रिएक्शन इसी पैटर्न से संपन्न होगी। ये जो एनर्जी बैरियर है इसकी वैल्यू को, ये जो पहाड़ है, ये जो ऊर्जा का अवरोध है, एनर्जी बैरियर, इसको सिर्फ एक ही चीज अल्टर कर सकती है, वो है रिएक्शन का मैकेनिज्म, और रिएक्शन का मैकेनिज्म सिर्फ एक ही चीज अल्टर कर सकती है, वो है कैटलिस्ट। अगर आपने कैटलिस्ट नहीं मिलाया तो इसका मतलब रिएक्शन होने का तरीका अर्थात मैकेनिज्म नहीं बदलेगी, और अगर मैकेनिज्म नहीं बदली इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिज्म अगर नहीं बदली इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज नहीं किया। ठीक, तो मैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ले रहा हूं, उसमें सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने कैटलिस्ट तो नहीं मिलाया। तो जब मैं टेम्परेचर चेंज करूंगा, कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा है कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ कैटलिस्ट बदल सकता है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंसंट्रेशन जैसे फिजिकल पैरामीटर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, ये जो फिजिकल पैरामीटर्स हैं किसी भी एक गैसियस रिएक्शन के लिए, ये फिजिकल पैरामीटर्स एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज नहीं करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है सिर्फ कैटलिस्ट, यानी जब मैं टेम्परेचर बदलूंगा तो मेरा ये कांस्टेंट रहेगा। क्यों मैंने इतनी सारी बात आपको बताई, समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात की ओर लेके जा रहा हूं। मैं आपसे बोलूं कि मैंने आपको बोला कि मेरे पास PV इजिकल टू nRT है, और यहां से मैं बोलूं P इजिकल टू nRT बटे V। क्लियर? और मैं यहां से बोल सकता हूं प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वॉल्यूम। क्या ऐसा आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते जब तक कि ये कांस्टेंट नहीं हो, क्योंकि ये मोल, गैस के मोल कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, और T। कहने का मतलब ये है कि किसी भी एक इक्वेशन, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, सिंपल सी गणित है, किसी भी एक इक्वेशन में
अगर दो से ज्यादा वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती है, दो से ज्यादा वेरिएबल है तो आप उन दो में रिलेशन नहीं बता सकते, पहले तीसरे को कांस्टेंट करना पड़ेगा। मैंने कहने का मतलब मैं प्रेशर और वॉल्यूम में रिश्ता देखना चाहता हूं तो पहले मुझे ये बोलना पड़ेगा, आई हैव टू मेंशन कि गैस के मोल और टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि प्रेशर और वॉल्यूम हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर एक गैस की फिक्स मात्रा के लिए प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है ना। कहने का मतलब इसमें प्रेशर और वॉल्यूम के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी मैं इन दोनों का रिश्ता बता सकता हूं। क्लियर? तो अब मैं पता क्या जानना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो आपका रेट है, रेट कहूं या जो रेट कांस्टेंट है, रेट आर डिपेंड करती है के पर, जिसको अपन ने बोला रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंस को बताएगी आरएमएस इक्वेशन। इस इक्वेशन में अपने पास e की पावर माइनस था, इसको नीचे ले आए, माइनस ए अपॉन आर टी, तो पावर को नीचे ले आए। ये अपनी आरएमएस इक्वेशन है ए अपॉन आर टी। बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा, मुझे के और टी में रिश्ता चाहिए, मैं बता दूंगा, ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक सेकंड में अर्थ आ जाएगा, बट मुझे इन दोनों में रिश्ता बताने लायक इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा। इस इक्वेशन में मेरे पास अगर मुझे नॉलेज नहीं है सारी चीजों का तो कितनी चीजें हैं, कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चीजें हैं। जब तक 6 में से 2 में मुझे रिश्ता चाहिए कि भाई ये इस पे कैसे डिपेंड करता है, तो बाकी 4 को मुझे कांस्टेंट करना पड़ेगा। Then only I can produce a relation between these two entities. किसी भी दो एंटिटी के बीच अगर मुझे रिश्ता चाहिए तो उन दो एंटिटी के अलावा सारे नॉन वेरिएबल है, ये मुझे फॉर्मूले में साबित करना पड़ेगा। मतलब जिन दो राशियों के मध्य जो राशियां परिवर्तनशील होती है उनको बोलते हैं अपन चर राशियां, और जो कांस्टेंट होते हैं उनको बोलते हैं अचर राशियां। तो जब भी मुझे दो वेरिएबल्स अर्थात दो चर राशियों में रिश्ता साबित करना हो तो पहले मुझे उसके अलावा जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसमें बाकी सबको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। क्लियर? तो मतलब ये हुआ के और टी में रिलेशन चाहिए, के और टी में रिलेशन चाहिए तो के और टी के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए, के और टी के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। मैंने बता दिया ए कांस्टेंट होता है, ए एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए फिक्स होता है, रिएक्शन नहीं बदलोगे तो ए नहीं बदलेगा, यानी ये मेरा कांस्टेंट है। ई मैंने बोला ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये तो मैथमेटिकल वैल्यू है। आर मैंने आपको बोला यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल मतलब पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू फिक्स रहती है सारी गैसेस के लिए, कांस्टेंट है। और ये मैंने आपको बोला कि रिएक्शन के लिए आप जब तक मैकेनिज्म नहीं बदलोगे, है ना, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम आप चेंज करोगे तो ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मैं टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कांस्टेंट है। मतलब अब मैं बड़े गर्व से और बड़े मन से बात कह सकता हूं कि अब मैं के और टी में रिश्ता स्थापित कर सकता हूं, रिलेशन स्टैब्लिश कर सकता हूं। अब मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ाने से के घटेगा या बढ़ेगा, जो भी होगा वो तो अपन मैथमेटिकली यहां से देख लेंगे, बट जो भी हुआ वो कहने से पहले बाकी सब कांस्टेंट है ये साबित करना एसेंशियल था। तो अब ये आप जान सकते हैं कि मेरे के और टी के अलावा बाकी इस इक्वेशन में एक पर्टिकुलर रिएक्शन में जब तक कि मैं कैटलिस्ट नहीं मिला दूं बाकी सब कांस्टेंट है। और कैटलिस्ट में मिला नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहा हूं, मैं सिर्फ टेम्परेचर बदल रहा हूं, तो टेम्परेचर बदलने से ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता और ये नहीं बदलता, टेम्परेचर बदल रहा हूं और उससे उस पर असर देख रहा हूं। तो देखिएगा क्या फर्क पड़ता है टेम्परेचर का। अभी अपन देखते हैं। तो अपन ने बोला कि भाई ये जो रेट कांस्टेंट है इसका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट, क्या रिलेशन है। तो रिलेशन देखना बहुत सिंपल है, के बराबर ए अपॉन अपन लेंगे माइनस ई अपॉन आर टी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस है उनका जो ई का वैल्यू है वो हमेशा
चेंज नहीं होता टेम्परेचर के साथ, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है रिएक्शन के लिए। तो आपकी जानकारी अपडेट कर दूं, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमारे को चाहिए होती है, चाहे कम हो, ये वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है पहाड़ के हिसाब से, लेकिन ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो। यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए ऐसा नहीं हुआ, मतलब रिएक्शंस को हमें एक्टिवेट करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, पहले से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स पे कभी नहीं होता है ना। रिएक्टेंट हमेशा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से नीचे ही होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा नीचे होगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाईएस्ट पे होगा और फिर नीचे प्रोडक्ट आएगा, है ना। तो कहने का मतलब केमिकल रिएक्शंस ऐसी कभी नहीं होती रियल प्रैक्टिकल में, है ना। ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो या नेगेटिव हो। एक्टिवेशन एनर्जी रियल केमिकल रिएक्शन के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होती है, रियल केमिकल रिएक्टेंट के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू मेरे लिए ऑलवेज पॉजिटिव है, माइनस तो नीचे आने कारण हो गया, ये ऑलवेज मेरी पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, पॉजिटिव एंड कांस्टेंट फिक्स है और वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर। अब आप देखिए क्या फर्क पड़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, देखिएगा ये मैंने टेम्परेचर चेंज किया, बढ़ाया, तो ये जो E की पावर है, E की पावर वाली जो एंटिटी है वो घट जाएगी, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर जो है उससे आप बढ़ा रहे वैल्यू को, ये घट जाएगी, और E की पावर वाली घट गई तो E की वैल्यू, E की पावर अगर छोटी होगी तो E की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और नीचे वाली वैल्यू कम होगी, यानी ये तो कांस्टेंट है, K आपका बढ़ जाएगा, K बढ़ जाएगा। यानी टेम्परेचर, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं फिजिकल केमिस्ट्री की, कि टेम्परेचर बढ़ाने पर K बोले तो रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज होता है, क्योंकि इसमें और कोई चेंजेस हो ही नहीं सकते, बाकी को मैंने पहले ही कांस्टेंट कर दिया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट ऑलवेज इंक्रीज होता है, और रेट कांस्टेंट इंक्रीज मतलब रेट ऑलवेज इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीज। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने से चाहे कोई सी रिएक्शन हो, चाहे एक्सोथर्मिक हो चाहे एंडोथर्मिक हो, सॉलिड्स की कैसी भी रिएक्शन हो, ऑलवेज ध्यान रखिएगा टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक रेट या ओवरऑल रेट बात करूं तो ऑलवेज इंक्रीज होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से K इंक्रीज होगा। अब बेटा जी मुद्दा ये आता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ेगा, बढ़ने का क्या मतलब है, मतलब मैंने बोला कि इसको डबल करूंगा तो क्या है, डबल हो जाएगा, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने से K बढ़ेगा, बट कैसे बढ़ेगा, लीनियरली बढ़ेगा, हाइपरबोलिक सॉरी पैराबोलिक बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर को दुगना करने पर K दुगना होगा, 4 गुना होगा, लीनियरली बढ़ेगा, पैराबोलिक बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियल बढ़ेगा, चरघातांकी रूप से बढ़ेगा, किस रूप में बढ़ेगा, ये हमारे को बात करनी है। यानी मुझे K और T के बीच में ग्राफ प्रोड्यूस करना है, वो ग्राफ लीनियर होगा, पैराबोलिक होगा, कैसा होगा ये चेक करना, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जा चुका है, तो समझिएगा, इसकी बात नहीं करता हूं मैं, आपको सरल छोटी सी बात बता देता हूं जो बहुत जगह केमिस्ट्री में ग्राफ बनाने के लिए काम में आती है। देखो मैं ज्यादा मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, बट आपको इतना बताता हूं, पूरी केमिस्ट्री में ग्राफिकल सेक्शन में टोटल 4 टाइप के ग्राफ आते हैं, या तो स्ट्रेट लाइन होगा, सरल रेखा, या हाइपरबोला होगा, या पैराबोला होगा, या एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। क्या टोटल इसकी बात नहीं कर रहा, आपके पास कोई भी गणितीय इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, और आप ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो, टोटल 4 ही आपके दिमाग में आइडिया आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, हाइपरबोला, पैराबोला और एक्सपोनेंशियल कर्व। सरल रेखा, अति परवलय, परवलय, और मैं बोलूं चरघातांकी वक्र। अब मुद्दा यह है कि किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को देख के हमें सबसे पहले पता कैसे चले कि किस इक्वेशन में ग्राफ कैसा बनेगा, ये मुझे पता कैसे चले कि किस इक्वेशन को देखते ही मुझे पता चल जाए कि स्ट्रेट लाइन होगा, पैराबोला होगा, या ग्राफ कौन सा होगा। इसके लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले जो आपके ग्राफ में वेरिएबल्स लिए हुए, क्योंकि मैंने क्या बोला, ग्राफ हमेशा 2 एंटिटी, जब आपकी इक्वेशन है
उस इक्वेशन में जिन दो के बीच आपको ग्राफ बनाना है या रिलेशन देखना है, उन दो के अलावा बाकी सब कांस्टेंट होने चाहिए, जैसा कि मैंने अभी इक्वेशन में प्रूव किया था। जब तक ऐसा नहीं है, दो से ज्यादा वेरिएबल है, कभी भी आप ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे बात फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे बायोलॉजी की हो। दो वेरिएबल होने चाहिए, एक का नाम है वाई, एक का नाम है एक्स। तो जिन दो वेरिएबल के बीच आप ग्राफ बना रहे हैं, इनको अपन बोलते हैं वेरिएबल्स। कि इसको बदलने से ये कैसे बदलेगा, यही तो ग्राफ है। तो बच्चों बहुत सिंपल फंडा बता रहा हूं, आपको पता है वैसे तो सारी इक्वेशन से कंपेयर करके बोलते हैं, लेकिन हमें किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते हैं एक झटके में कैसे पता चले कि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, हाइपरबोला को फॉलो कर रहा है, पैराबोला को फॉलो कर रहा है या एक्सपोनेंशियल को फॉलो कर रहा है, पता कैसे चले? तो बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर आपको बनाना हो, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाना हो, स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके से सरल रेखा बनाते हैं, तो जो दो वेरिएबल है y और x, जो दो वेरिएबल है, इन दोनों की पावर 1 1 हो, पॉजिटिव पावर और 1 1 हो, यानी दोनों एक दूसरे के सीधे समानुपाती हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो, दोनों की पावर 1 1 हो, तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। डायलॉग में इसको ऐसे बोलते हैं, तेरी मेरी पावर एक हो जाए, लाइन बन जाए। तेरी मेरी मतलब जिन दो के बीच ग्राफ बनाते हैं, उनकी पावर 1 है, तो आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जिन भी दो क्वांटिटीज के बीच आपको ग्राफ प्लॉट करना है, आप उन दोनों की पावर देख लीजिए। अगर पावर 1 है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, वो अगर आपको पता है स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो फिर आप स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन y बराबर mx प्लस c से उस इक्वेशन को कंपेयर कर लीजिए और आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा कि मूल बिंदु से स्टार्टेड है, पॉजिटिव c से स्टार्ट है या नेगेटिव c से स्टार्ट है, स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो भी बात, ठीक है। स्ट्रेट लाइन को आपने एक झटके में पहचान लिया। अब आपकी बात करते हैं कि आपको यह कैसे पता चले दूसरी जो संभावना है ग्राफ बनाने की, पैराबोलिक ग्राफ अगर आपको बनाना है, या आपको पता चल जाना चाहिए कि ग्राफ को देखते ही कि जिन दो एंटिटीज के बीच आप ग्राफ बना रहे हैं, उसमें से y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। जिन दो वेरिएबल के बीच आप ग्राफ बना रहे हैं, इसमें से एक का स्क्वायर आवे, दूसरे का नहीं आवे, पैराबोला बन जाए। सिंपल फंडा है। और ये ग्राफ +2 है, यहां पर x की पावर +2 लिखा है। मतलब क्या, जिन दो एंटिटीज के बीच आप ग्राफ बना रहे हो, उन दोनों एंटिटीज में से एक का स्क्वायर आवे और दूसरे का नहीं आवे, पैराबोला बन जावे। क्लियर? तो पैराबोला बनेगा, और पैराबोला में दो पैराबोला संभव, एक तो इस तरीके से झुक रहा होगा या इस तरीके से कर्व लाइन बन रही होगी, इन दोनों को अपन पैराबोला बोलेंगे। क्लियर? अब इसमें से कौन सी दो संभावना है, या तो एक इस x का स्क्वायर आएगा, y का नहीं आएगा, या y का आएगा, x का नहीं आएगा। तो कौन सा ग्राफ किसके लिए है? इसमें से एक x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर के लिए और एक y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर के लिए। क्लियर? पैराबोला किसी एक एक्सिस की तरफ झुकेगा, जैसे ये y की तरफ झुक रहा है और ये वाला पैराबोला जो है आपका x की तरफ झुक रहा है। तो पहचानना हो कौन सा पैराबोला किसका है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत सिंपल फंडा बता देता हूं आपको। पैराबोला जो है ना, माँ बाप के लाड प्यार की तरफ होता है, जो हमेशा छोटे वाले की तरफ झुकता है। एक माँ बाप के 3-4 संतान है, तो हमेशा अपने सबसे छोटे वाली संतान की तरफ उनका थोड़ा सा अटैचमेंट ज्यादा होता है। सेम पैराबोला भी ऐसे होता है। पैराबोला हमेशा उस वेरिएबल की तरफ झुकता है जिसकी पावर छोटी हो, जो पावर में छोटा हो। तो देखिए ये x और y, इस इक्वेशन में y छोटा है, तो जो पैराबोला y की तरफ झुक रहा है, ये हो जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर के लिए, क्योंकि इस रिलेशन में x और y में y की पावर छोटी है, और जब y की पावर छोटी होगी तो पैराबोला y की तरफ झुक जाएगा। और इस पे क्या है, y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी यहां x की पावर छोटी है, जिसकी पावर छोटी होगी उस तरफ पैराबोला झुक जाएगा। तो पैराबोला जो है कर्व्ड लाइन है, या तो x एक्सिस की तरफ मुड़ेगा या y एक्सिस की तरफ मुड़ेगा, डिपेंड करेगा कौन सी पावर छोटी है। इससे आप पैराबोला को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरी मैं सारी संभावनाएं बता रहा हूं और आप इक्वेशन को देखते ही 1 सेकंड में पहचान सकते हैं। तीसरी जो संभावना है अपने पास, वो है हाइपरबोला। तीसरा जो कर्व है हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व में क्या होता है, देखिए x और y में जब भी इनवर्सली रिलेशन हो, एक दूसरे के विद का मान पाते हो, यहाँ n की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कर दिया तो ऊपर जाके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। x और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, इन दोनों में व्युत्क्रम का रिलेशन, एक को बढ़ाने पर दूसरा घट रहा है,
ऐसे रिलेशन को अपन हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं और ऐसे में ग्राफ हमेशा हाइपरबोला बनेगा इस तरीके से। और इसका एक स्पेशल केस है कि ये भी हाइपरबोला है, ये भी हाइपरबोला है। जब दोनों एक एक पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो तो इसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उसमें क्या होता है, जैसे जैसे ये y है और ये x है, जैसे जैसे y घटता है उसी रेशियो में x बढ़ता है, यानी यहाँ का गैप ग्राफ में और यहाँ का गैप लगभग सेम होता है, सिमेट्रिकल चेंज होता है। बाकी मान लीजिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर है, यानी y को दुगना करोगे तो x 1/4 गुना हो जाएगा, उसी रेशियो में नहीं घटेगा। तो ये भी घटना है, ये भी हाइपरबोला है, सिंपल हाइपरबोला। लेकिन जब एक दूसरे की पावर 1 के व्युत्क्रमानुपाती हो तो इस हाइपरबोला की स्पेशल कंडीशन बोल दी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला या सिमेट्रिकल हाइपरबोला। तो जब भी व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन आ जाए, दोनों एक दूसरे के किसी भी पावर के साथ व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो ग्राफ हमेशा हाइपरबोला बनेगा। और हाइपरबोला में सिंपल आप एक को बढ़ा रहे हो दूसरा डिक्रीज होगा, सिंपल एक ही ग्राफ की कैटेगरी आपको नजर आएगी। तो मैंने 3 ग्राफ आपको बताई, तेरी मेरी पावर 1 हो जाए, x और y आपस में बातें कर रहे हैं, तेरी मेरी पावर 1 हो जाए, लाइन बन जाए, मतलब x और y दोनों की पावर 1 हो और दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। एक का स्क्वायर आवे दूसरे का नहीं आवे, यानी x और y में से एक का स्क्वायर आए दूसरे का नहीं आए तो इसको अपन बोलते हैं आपका पैराबोला बन जाएगा। और पैराबोला किस एक्सिस की ओर झुकेगा, मां बाप के लाड प्यार की तरह पैराबोला हमेशा छोटे वाले पावर की तरफ झुकता है। और तीसरा है हाइपरबोला, जब भी x और y में इनवर्सली रिलेशन हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का रिलेशन हो, चाहे किसी भी पावर के साथ इनवर्सली हो, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होना चाहिए, हाइपरबोला बनता है। और जब 1 पावर के साथ व्युत्क्रमानुपाती हो तो ये इसका सबसे पहला और सिंपल केस है और इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल हाइपरबोला या रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इसमें क्या होता है, जितना जिस अनुपात में घटता है उसी अनुपात में दूसरी एंटिटी बढ़ती है। ग्राफ में यहाँ का गैप और यहाँ का गैप लगभग सेम होता है, क्लियर। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और चौथा जो ग्राफ है वो मेरा है एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और बच्चों मेरी जो इक्वेशन दी हुई थी उसमें एक्सपोनेंशियल ग्राफ बन रहा था और अपनी नेचर नहीं है कि कोई चौथी चीज यूज करनी है तो आपको 1 2 3 का पता ही नहीं है। और ऐसा अगर आप पढ़ने का तरीका है तो जिंदगी में आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, आइदर फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो। जब तक आपको ABC नहीं पता, डी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आपको ये पता ही नहीं है कि इसका ग्राफ एक्सपोनेंशियल ही क्यों बना। मैं सीधा बोल देता कि k और टी के बीच का ग्राफ है बेटा, ये जो ग्राफ है ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे लिए तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन आपके लिए सेटिस्फाई कर गया सिर के ऊपर से। तो ध्यान से सुनिएगा, मैथमेटिकल इक्वेशन को देखते ही सबसे पहले फील आना चाहिए कि इसमें ये वाला ग्राफ बनेगा। ABC के लिए क्लियर है, मैंने फिर से बता देता हूं बात को। देखिए चौथा भी जब ABC क्लियर होगा तो D भी हो जाएगा। मैंने बोला x और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, तेरी मेरी पावर 1 हो जाए, लाइन बन जाए। मैंने बोला भाई मैं चाह रहा हूं कि आपका मैथमेटिक्स नॉलेज साइड में रहे, मुझे यहां पर आपकी मैथमेटिक्स को मेरे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काम में लेना है, तो देखते ही आपको फील आना चाहिए x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, x दोनों की पावर 1 1 है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर। स्ट्रेट लाइन कैसी बनेगी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y बराबर mx प्लस c। अगर हमें ये पता चल जाए ना स्ट्रेट लाइन बनती है, तब तो आप सब स्ट्रेट लाइन से भी स्लोप भी पता कर लोगे, इंटरसेप्ट भी पता कर लोगे, सारा पता चल जाएगा। मेन मुद्दा है फील आना, क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाए इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। जिन दो के बीच ग्राफ बना रहे हो उन दोनों की पावर 1 1 हो जाए, तेरी मेरी पावर 1 हो जाए, लाइन बन जाए। और दूसरा मैंने बोला एक का स्क्वायर आवे दूसरे का नहीं आवे, तो जैसे इसका स्क्वायर है इसका नहीं है, इसका स्क्वायर है इसका नहीं है, एक का स्क्वायर आवे दूसरे का नहीं आवे, पैराबोला बन जाए। और पैराबोला का झुकना, पैराबोला इज ए कर्व्ड लाइन एंड इट कर्व टुवर्ड पर्टिकुलर एनी एक्सिस, किस एक्सिस की तरफ रोटेट करेगा, झुकेगा, ये डिपेंड करता है मां बाप के लाड प्यार की तरह होता है, हमेशा छोटे वाले पावर की तरफ झुकता है। जैसे इस इक्वेशन में y वाली एक्सिस की तरफ झुकेगा पैराबोला और इस इक्वेशन में x वाली एक्सिस की ओर झुकेगा पैराबोला। क्लियर। तीसरा मैंने बोला कि जिन भी दो एंटिटी के बीच ग्राफ बना रहे हो, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, इन दोनों के बीच इनवर्सली रिलेशन है,
x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर m है, m 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन होना चाहिए, हमेशा बनेगा हाइपरबोला। हाइपरबोला क्या बोला, एक को बढ़ाते हैं दूसरा घटता है, एक को घटाते हैं दूसरा बढ़ता है, इनवर्सली रिलेशन है, क्लियर, हाइपरबोला बोला। चौथा मेरा ग्राफ है एक्सपोनेंशियल, और बेटा जी माहौल बनाने के हिसाब से सबसे टफ कर्व मानते हैं एक्सपोनेंशियल कर्व को, बट हकीकत यह है कि सबसे इजी कर्व और सबसे इजी आइडेंटिटी लिए हुए होता है आपका एक्सपोनेंशियल कर्व, चरघातांकी वक्र। एक्सपोनेंशियल क्या होता है, इन दिनों में आपने काफी वर्ड सुना होगा, जैसे कोरोना इन्फेक्शन है, आप बोल रहे हैं कि इसका जब सोशल कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा, हमारे पूरी समाज के अंदर फैल जाएगा, तो कोरोना मरीज की संख्या में चरघातांकी वृद्धि होगी। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल को या पर्टिकुलरली x को बहुत थोड़ा सा बदलते ही y की वैल्यू बहुत रैपिडली बदलती, यानी मैं बोलूं कि समय बहुत धीरे धीरे बढ़ते ही कोरोना वायरस एक साथ बहुत सारा बढ़ जाएगा। ऐसे ग्राफ इन दिनों आप खूब सारे देख रहे होंगे न्यूज़पेपर्स में या सोशल मीडिया पर, ये सारे एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं कहीं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ओर बता रहे हैं। हम जब तक यहाँ है तब तक सेफ है, और ऐसे बोलते हैं कि जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का जो सबसे रैपिड फेज आएगा उस समय ऐसा बोला जाता है कि हॉस्पिटल्स और सारी जो लिमिटेड रिसोर्सेज है वो कम हो जाएगी। तो ये कैसे पहचान पाते हैं हम किसी एक गणितीय इक्वेशन को देख के कि हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियल होगा या नहीं, चरघातांकी होगा या नहीं। चौथा टाइप है, ये भी हमें पहचान में आना चाहिए इक्वेशन को देख के, क्लियर। तो देखिएगा बेटा, जब भी कोई भी इक्वेशन हो जिसमें एक, मैंने कहा ना ग्राफ तभी बनेगा जब एक y हो और एक x हो, दो से ज्यादा वेरिएबल है तो ग्राफ ही नहीं बनेगा, इन दोनों में रिश्ता ही नहीं बता सकते। तो बेटा जी जब भी मुझे y और x के बीच में ग्राफ बनाना है और जब भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो एक्सपोनेंशियल टर्म है e, ये एक मैथमेटिकल टर्म है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर में होगा x, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई भी पावर हो, जब भी जो आपका x और y में जो x वेरिएबल है वो हमेशा e की पावर में होगा, e की पावर में कहीं हो, ऊपर नीचे प्लस माइनस कुछ भी हो, लेकिन जब भी e की पावर में x होता है और y के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e की पावर प्लस माइनस बटे बटी जो भी हो x जो है e की पावर में चढ़ा हुआ है, तो ऐसे ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहलाते हैं, ऐसे ग्राफ चरघातांकी ग्राफ कहलाते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, या तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डीके को बताते हैं, या तो क्या बोलते हैं सडन ग्रोथ को बताते हैं, सडन डीके को बताते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ या एक्सपोनेंशियल डीके दो ही टाइप होते हैं, और दोनों को कैसे पहचानते हैं, दोनों ग्राफ का क्या मतलब होता है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मैंने बोला जैसे मेरा यहां पर इक्वेशन है, देखिए अपनी आरएनएस इक्वेशन है k बराबर a e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये e की पावर में है सारा झमेला, और ये सब कांस्टेंट है। मैं ग्राफ बनाना चाह रहा हूं k और t के बीच में, तो भैया मेरा ये है k और ये है t, तो t जो है वो मेरा x वेरिएबल है, और x वाला वेरिएबल कहां चढ़ा हुआ है रे, e की पावर में। तो ये तो कंफर्म है, इतना दिखते ही ये तो पता चल जाना चाहिए कि ग्राफ आपका एक्सपोनेंशियल होगा। मुद्दा सिर्फ इतना बचता है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा या एक्सपोनेंशियल डिके होगा। तो देखना बच्चों ये कैसे पहचानते हैं, पहले तो मुझे ये आपको समझाना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके होता क्या है। देखिए ये कोई भी y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, जब भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब ये है कि ऐसे ग्राफ में एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको अपन बोलते हैं y मैक्सिमम, कि y की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, क्लियर, चाहे ग्रोथ हो चाहे डीके हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि y की मैक्सिमम वैल्यू इतनी हो सकती है, इससे ज्यादा y नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होगा उसमें क्या होगा कि जब x एंटिटी को आप चेंज कर रहे हो, x को बदल रहे हो, तो स्टार्टिंग में x को थोड़ा सा बदलने से y की मात्रा में बहुत रैपिड चेंज होगी, पर x थोड़ा सा बदलोगे और y बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि जल्दी ही y मैक्सिमम को छूने वाला है, ऐसा लग रहा है थोड़ा सा x और बढ़ाते ही जिस अनुपात में ये बढ़ रहा है, अगर ऐसे ही आगे बढ़ा दूं तो ये इसको छू जाएगा,
ऐसा फील होता है। बट एक फिक्स टाइम के बाद या x की फिक्स वैल्यू को बदलने के बाद y में चेंज इतना स्लो हो जाता है कि y मैक्सिमम होने में x को अनंत करना पड़ता है, यानी कभी भी नहीं होता। ये y मैक्सिमम के बराबर जो है तब होता है जब x बराबर अनंत कर देगा, और x बराबर अनंत कभी होगा नहीं, यानी y मैक्सिमम को कभी नहीं छुएगा। पहले इतना रैपिड चेंज हुआ, ऐसा लगा कि x थोड़ा सा और बदल दिया तो y को छू ही जाएगा, लेकिन बाद में चेंज इतना स्लो हो गया कि x आप बढ़ाते जा रहे हो, ये y मैक्सिमम के बराबर कभी नहीं होता। थ्योरेटिकली तो कभी नहीं होता, सही बात है, लेकिन बात करें मैथमेटिकली कब होगा, जब x बराबर अनंत कर दूं तो y मैक्सिमम अटेंड होगा। तो इस ग्राफ को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्लियर? इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जब x बराबर 0 था तो y बराबर 0 था, शुरुआती पॉइंट दोनों का 0 0, तो इसकी पहचान क्या है, x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0 होगा। एक बात। दूसरी बात, जब x मैं अनंत कर दूंगा तब मेरा y का मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो अटेंड होगा। क्लियर? ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कंडीशन है जो आप देख के बता रहे हो कि जब x बराबर 0 है तो y बराबर भी 0, ओरिजिन पॉइंट दोनों का सेम है, x बराबर 0 y बराबर 0। इसको मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं बढ़ा रहा हूं, दोनों रैपिडली बढ़ रहा है। y की मैक्सिमम वैल्यू कब अटेंड होगी, तब होगी जब x अनंत हो, अनंत पर जाकर होगी, यानी कभी नहीं होगी, यानी x बराबर अनंत करूंगा तो y मैक्सिमम आएगा। ये तो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, बहुत तेजी से बढ़ती और बाद में बहुत स्लो ग्रोथ हो जाता है। क्लियर? इसी तरीके से एक होता है एक्सपोनेंशियल डीके, चरघाता की कमी, चरघाता की क्षय। एक्सपोनेंशियल डीके में क्या होता है, x बराबर 0 करने पर स्टार्टिंग पॉइंट y मैक्सिमम होता है, क्योंकि कोई भी चीज घटेगी तो स्टार्टिंग में मैक्सिमम होगी तो वही से घटना स्टार्ट करेगी। इसमें क्या होता है, x बराबर, मैं बात कर रहा हूं एक्सपोनेंशियल डीके की। क्लियर? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की कंडीशन आपके पास आ गई। दूसरा ग्राफ होता है मेरे पास एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की क्या कंडीशन है, x बराबर 0 हो तो y बराबर भी 0 हो, कंडीशन नंबर 1। और जब x बराबर इंफिनिटी करोगे तो y अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर लेगा। यहां पर क्या उल्टा है कि x बराबर 0 पुट करने पर स्टार्टिंग में ग्राफ y मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, तो x बराबर 0 करने पर y जो है वो y मैक्सिमम के बराबर, मैक्सिमम पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ही x बढ़ाओगे y बहुत रैपिडली डिक्रीज होगा, बहुत रैपिडली घटेगा। ऐसे लगता है, ऐसे महसूस होता है, फील होता है कि थोड़ा सा अगर आप x और बढ़ा दिया तो y 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। थोड़ा सा x आपने और बढ़ाया, एक पॉइंट के बाद जाके y में चेंज इतना स्लो हो जाता है कि x बराबर 0 होने में y बराबर 0 होने में x बराबर अनंत करना पड़ेगा। x जब अनंत हो जाएगा तो अभी इस लाइन को छुएगा, यानी जब x बराबर अनंत करता हूं तब मेरा y जो है 0 होगा, है ना। ये दो कंडीशन है, ठीक। तो जो ग्रोथ है वो 0 से स्टार्ट होगा, दोनों के 0 से बढ़ेगा अचानक, और डीके है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा और घटेगा। ये कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन है, हम उसमें क्या करेंगे, x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 आ गया तो इसका मतलब आपका ग्रोथ है, और क्योंकि x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0, यानी ये पॉइंट हो गया, इसमें ग्रोथ हो रही। और x बराबर 0 पुट करने पर, हालांकि पहली कंडीशन से पहचान पा जाएगी, दूसरी कंडीशन आप अपनी वेरीफाई करने के लिए चेक कर लेना। x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 नहीं आए, कुछ और वैल्यू आए, इसका मतलब वो आपका डीके, यानी x बराबर 0 पुट करने पर y 0 नहीं है, कुछ और वैल्यू, y की इतनी वैल्यू, y 0 नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, और मैक्सिमम से कोई वैल्यू आगे बढ़ ही नहीं सकती, मैक्सिमम से घट ही सकती है। इसलिए x बराबर 0 करने पर y बराबर 0 हो रही है, दोनों 0 से, तो 0 से तो बढ़ ही सकता है, तो ग्रोथ है। और x बराबर 0 करने पर y बराबर 0 नहीं है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम से केवल घट ही सकता है, अपने आप डीके हो जाएगा, इसमें रट्टा मारने वाली कोई बात नहीं है। तो x बराबर 0 पुट करने पर और x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर क्या आ रहा है, वही फैसला हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या एक्सपोनेंशियल डीके है। उसके लिए जो भी मैथमेटिकल इक्वेशन है उसमें आप x कौन है और y कौन है उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, इक्वेशन को उठा के x बराबर 0 टिका दीजिए, आपके पास आवाज आ जाएगी अंदर से कि ग्रोथ है
या डीके है। क्लियर? जैसे ये ग्रोथ का ग्राफ, डीके का ग्राफ। ग्रोथ का मतलब रैपिड बढ़ेगा, बाद में चेंज बहुत स्लो हो जाएगा, अनंत होने में, मैक्सिमम वैल्यू होने में अनंत समय लगेगा। डीके का मतलब है मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, बहुत रैपिड चेंज होगा, लेकिन जीरो होने में अनंत समय लगेगा। क्लियर? ये मैंने आपके सामने बताया। अब देखिएगा हमारे पास जो आरएनएस इक्वेशन है उसको जरा चेक करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है k बराबर a e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ध्यान से समझिएगा, k बराबर a e की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, मैं इसको मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकता हूं, k बराबर a पावर को नीचे ले जाता हूं EA अपॉन RT। ठीक है, अब मेरे पास ग्राफ मुझे बनाना है, मुझे ग्राफ बनाना है t और k के मध्य। तो ये मेरा y हुआ, ये t मेरा x हुआ, t मेरा x हुआ। मुझे x बराबर x यानी t बराबर 0 पुट करना है। y बराबर 0 आया तो ग्रोथ है, और 0 नहीं आया तो डीके है। क्लियर? x बराबर यानी t बराबर 0 पुट करो इस इक्वेशन में, ध्यान से देखिएगा। t बराबर 0, यहां पर 0 पुट किया, 0 इंटू आर, 0 इंटू कुछ भी हो 0 होता है, 0 इंटू आर 0, और आप जानते हो 1 अपॉन 0 अनंत होता है, 1 अपॉन 0 अनंत। ठीक है, ठीक है भाई, ये 0 मतलब आपको बोलूं कि 1 अपॉन 0 अनंत और 1 अपॉन अनंत 0, ऐसा सिंपल मैथमेटिक्स में आप कह सकते हैं। क्लियर? तो मैंने बोला कि t बराबर मैंने 0 पुट किया, 0 इंटू आर, 0 इंटू आर 0, और 1 अपॉन 0 अनंत, और अनंत इंटू, यहां पर अनंत हो गया इसे मल्टीप्लाई में, अनंत इंटू EA, अनंत से बड़ा कुछ नहीं होता, अनंत इंटू EA भी अनंत हो गया, और e की पावर अनंत भी अनंत हो गया, क्योंकि अनंत से बड़ा कुछ नहीं होता। तो ये पूरा हो गया अनंत, और 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी होता 0, तो यहां आ गया 0, 0 इंटू a 0, यानी k बराबर, यानी मेरा y बराबर जो कि k है वो आ गया 0। x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 आ रहा है। फिर से देख लीजिएगा कैसे, x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट या रिएक्शन की रेट चर घातांकी रूप से बढ़ेगी, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन की रेट स्टार्टिंग में बहुत रैपिडली बढ़ेगी, बाद में रिएक्शन की रेट बहुत स्लो हो जाएगी। इसका ये मीनिंग हुआ। क्लियर? फिर से देख लीजिएगा, मैंने बोला मेरे पास है k बराबर a अपॉन e की पावर EA अपॉन RT। ठीक है, मैंने बोला t बराबर 0, t बराबर 0, तो बोलो भाई RT क्या हो गया 0, ये 0 हो गया, और 1 अपॉन RT ये क्या हो गया, क्योंकि 1 अपॉन 0 क्या होता है अनंत, तो यहां आ गया 1 अपॉन RT आ गया अनंत। दोबारा से लिख रहा हूं, देख लीजिए, आप बायोलॉजी के बच्चे ध्यान समझ लेना, k बराबर a e की पावर, यहां पर 1 अपॉन 0 अपने पास हो गया अनंत, EA इंटू अनंत, अब अनंत से बड़ा कुछ नहीं होता, तो EA इंटू अनंत भी अनंत हो गया, और e की पावर अनंत भी अनंत हो गया, तो मेरे पास आ गया k बराबर a अपॉन अनंत, और 1 अपॉन अनंत होता है 0, तो मेरे पास आ गया k बराबर a इंटू 0, और 0 इंटू a आपका क्या होता है 0, यानी आपके पास k बराबर आ गया 0। मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर भी 0 आ गया, ये आपका x है और ये आपका y है। तो ग्राफ होगा चर घातांकी वृद्धि, यानी मैंने क्या बोला पहले, टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट हमेशा बढ़ता है, लीनियरली नहीं, पैराबोलिकली नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो टेम्परेचर और रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की रेट के बीच एक्सपोनेंशियल रिलेशन होता है, और इसका जो मैं ग्राफ बनाऊंगा, टेम्परेचर और ये y की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी, अपनी इक्वेशन से बात करें, k बराबर a अपॉन e की पावर माइनस e अपॉन RT, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी a के बराबर, आरएनएस कांस्टेंट a के बराबर। क्लियर? और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ग्राफ रैपिडली बढ़ेगा और फिर अनंत पर जाकर के बराबर होगा। ऐसा ग्राफ होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। बट बहुत सारी बुक्स में इसी ग्राफ को इस प्रकार भी रिप्रेजेंट किया होता है, ध्यान से समझिएगा। ये अपना a है मैक्सिमम वैल्यू,
इस ग्राफ को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत रैपिडली ग्रोथ हो रहा है, x बढ़ाने पर y बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसा ही देखिएगा। अब ये ग्राफ, इसको अगर मैं यूं ही आगे बढ़ा दूं इस दिशा में तो लग रहा है मैक्सिमम को छू जाएगा, और मैक्सिमम को यहीं पर छू गया तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ नहीं है। लेकिन बेटा जी ऐसे सीधा नहीं जाएगा, आगे जाड़ के ग्राफ मुड़ जाएगा। ये मुड़ा हुआ भाग बताते क्यों नहीं ग्राफ में, बुक्स में, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर ये जो मुड़ गया, ये ग्राफ जो मुड़ा है, और ग्राफ में जब मोड़ आया है, इसका स्लोप चेंज हुआ, पहले ग्राफ का स्लोप इधर है और फिर स्लोप इधर हो गया, तो जिस पॉइंट के ऊपर स्लोप चेंज होता है उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नति परिवर्तन बिंदु। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो जिसमें स्लोप चेंज हुआ, इस पॉइंट की कंडीशन में निकालता हूं, अपन पढ़ेंगे एक चैप्टर के अंदर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो कंडीशन होती है d2y/dx² बराबर 0 होता है, यानी y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करके बराबर 0 पुट कर दो तो वो कंडीशन जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को बताती, नति परिवर्तन को बताती। तो ये जो मेरी इक्वेशन है, इस इक्वेशन का, इस k का टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं 2 बार और बराबर 0 पुट कर दूं, और वहां से मैं टेम्परेचर निकालता हूं, तो ये जो टेम्परेचर आता है जिसके ऊपर ये ग्राफ झुकता है, ये टेम्परेचर 18-20 हजार डिग्री सेंटीग्रेड आता है। और किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए इतना हाई टेम्परेचर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, इतने हाई टेम्परेचर पर कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑपरेट नहीं होती, इसलिए हमने ग्राफ को यहां तक बढ़ाया नहीं, इसलिए मैं इसको डैश डैश करके बता रहा हूं, और डैश डैश करके आगे बता दिया इंफिनिटी पे जाके इक्वल। इसलिए जनरली बुक्स में आपको ग्राफ इतना ही बता दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है, इसको अगर इसी तरीके से आप बढ़ाओगे तो छू गया, ये तो इंफिनिटी से पहले छू गया, लेकिन हमारे को ग्राफ इतना दिया गया है तो ऐसा थोड़ी इस ग्राफ को अपन इसी दिशा में बढ़ते रहेंगे, ये ग्राफ निश्चित तौर पर आगे जाके मुड़ेगा और मुड़ के इसके पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल होने पे इंफिनिटी तक जाएगा, क्योंकि दो समानांतर रेखाएं कभी नहीं मिलती, अर्थात इंफिनिटी पे मिलती है। और इनमें ये जो जिस पॉइंट के ऊपर ये ग्राफ मुड़ता है, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हिंदी में बोलते हैं नति, नति मतलब स्लोप, नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसको पता करने का तरीका, इसके लिए बात करूं तो d²k/dt² बराबर 0 कर दो, 2 बार डिफरेंशिएशन करके 0 कर दो, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का सेकंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको मैथ्स की भाषा में। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, एक बार डिफरेंशिएशन किया dt d का k के रेफरेंस में, dk/dt, एक बार डिफरेंशिएशन किया k का t के रेफरेंस में, तो मैं इसको बोलूंगा फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव में भी 0 में नॉट भी 0, बट सेकंड डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए 0 होगा। इस पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिकल बातें हैं। आप तो सिर्फ यूं समझिए कि जिस पॉइंट के ऊपर ग्राफ चेंज होता है, स्लोप चेंज होता है, उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, और ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जरूर से आएगा तभी ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मुड़ेगा नहीं। लेकिन ये ग्राफ आपको दिखाया नहीं जाता, इतना ही ग्राफ प्रदर्शित कर दिया जाता है, क्योंकि ये जिस टेम्परेचर का आएगा, टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वो टेम्परेचर व्यवहार संगत नहीं होता केमिकल रिएक्शन के लिए, इसलिए बताया गया था। तो ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, और ये जो आपको दिखाया है ये भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है। आपको बुक्स में ऐसा ग्राफ बहुत जगह मिलेगा, दोनों को ध्यान से समझिएगा। इसमें भी बहुत रैपिड ग्रोथ है स्टार्टिंग में, और इसमें भी बहुत रैपिड। कोरोना का जो ग्राफ है वो आपने बहुत सी बुक्स में ऐसा ग्राफ देखा होगा, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी जो स्लैग है वो बहुत धीरे धीरे दर्शाया है, लेकिन जिस दिन कम्युनिटी स्प्रेड हो जाएगा ये ग्राफ इस तरीके का रूप हासिल कर लेगी। बट ऐसा है कि कभी भी ऐसा नहीं, दुनिया खत्म नहीं होगी, मैक्सिमम नहीं होगा, लास्ट में ग्राफ ऐसा हो जाएगा। जब भी ग्राफ ऐसा स्टार्ट होगा तो कोरोना खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोरोना की संख्या मैक्सिमम हो जाएगी, पूरी जनसंख्या को खत्म कर दे, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ से कोरोना इसको ठीक होने की स्टेज बोल देंगे, ये कम्युनिटी स्प्रेड है, और धीरे धीरे कोरोना फैल रहा है, इसका लैग स्पेस इस तरीके से, तो वो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। लेकिन हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी, हेल्थ वर्कर्स सभी का प्रयास ये है कि ये ग्राफ ऐसा ही रहे, ऐसा रहेगा तो बहुत धीरे धीरे फैल रहा है, और अगर ऐसा हो गया, कम्युनिटी स्प्रेड हो गया और ये इसका एक्सपोनेंशियल टर्म आ गया, तो मतलब ये समय के साथ इधर जो है कोरोना पॉजिटिव की संख्या बहुत ज्यादा रैपिडली बढ़ जाएगी, और हमारे हेल्थ रिसोर्सेज बहुत कम पड़ जाएंगे, और हो सकता है कि पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ओपीडी भी अवेलेबल नहीं हो। इसलिए हम सब हेल्थ वर्कर्स और जितने भी जो हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज है उनका प्रयास ये कि कोरोना फैले, वो भी धीरे धीरे, ताकि हमारे रिसोर्सेज उसको वापस रिकवर करते रहे। चलिए आगे की चर्चाएं जारी रहेगी।
अपने बात की कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए मैं सिंपल बात बोली फिर बता देता हूँ। जिन दो चीजों के बीच ग्राफ बनाते हैं वो y और x कहते हैं। उन दोनों की पावर 1 1 हो जाए, तेरी मेरी पावर 1 हो जाए, सरल रेखा बनेगी। एक का स्क्वायर आवे दूसरे का नहीं आवे, पैराबोला बन जावे। और इनवर्सली रिलेशन हो, एक को घटाएं दूसरा बढ़े, इनवर्सली रिलेशन हो तो हाइपरबोला बनता है। और x और y में से x चढ़ गया है, e की पावर में टंग गया है, पावर प्लस माइनस कुछ भी हो तो हमेशा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दो तरह का ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ दो तरह का होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके। वो हम x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 आ गया मैथमेटिकली तो हमारा ग्रोथ है। x बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 नहीं आया, कुछ और आ गया तो हमारा डिके है। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप ग्राफ बनाने की बहुत सारी बातें सीखे होंगे। इस सिनेरियो को अपन फिजिकल केमिस्ट्री के बाकी सारे टॉपिक्स में भी काम लेंगे। जब भी एक फंडा लाइफ में याद रखें, जब भी डी सीखना हो तो ABC जरूर आना चाहिए। क्लियर? थैंक यू।